हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि इग्नू एमसीए फाइनल सेमेस्टर की जो प्रोजेक्ट है एमसीएसपी 232 उसका सिनॉप्सिस और रिपोर्ट आपको कैसे बनाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस हैं, ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और साथ ही मैं अपना आपको सिनॉप्सिस भी दिखाऊंगी और अपनी रिपोर्ट भी दिखाऊंगी जो किसी स्टूडेंट ने मुझसे बनवाया था। ठीक है, उसका स्पेसिफिक टॉपिक था तो मैंने उसके ऊपर बनाया था। ठीक है, ताकि आपको क्लियर भी हो जाए कि किस तरह प्रिपरेशन करना है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात और है, जिसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसके लिए मैंने एक ऑप्शन रखा है। ठीक है, आप मेरा कूपन कोड फ्लैट 50 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उससे सिर्फ वन, यानी कि उससे वैसे तो 2000 रुपीज़ में सिनॉप्सिस प्लस रिपोर्ट है अप्रूवल गारंटी के साथ। अगर उसमें आपको, उसमें भी अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत फाइनेंशियल कंडीशन है तो आप मेरे से डिस्काउंट ले सकते हो। आई ऑफर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कंटेंट्स हैं कि इस प्रोजेक्ट गाइडलाइंस में क्या क्या शेयर किया गया। तो हम सबसे पहले आते हैं, ये तो मैसेज है। तो सबसे पहले हम आते हैं कैलेंडर पे। ठीक है, अब यहाँ पे गाइडलाइन की जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ये इग्नू की ऑफिशियल एमसीए प्रोजेक्ट गाइडलाइंस है। यहाँ लिखा है कि प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपको ये एक्सपीरियंस देंगे। ठीक है, मतलब कि आपको एसडीएलसी वगैरह का कैसे यूज़ करना है वो सब है। ठीक है, तो एसडीएलसी यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम सिस्टम एनालिसिस से कोडिंग, डिज़ाइन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन, वो सब एक एसडीएलसी का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद प्रोजेक्ट हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, और जो मतलब कि डुप्लीकेट वर्क जो है, अगर आप एक स्टूडेंट जो है मतलब एक ही प्रोजेक्ट लेता है और दूसरा स्टूडेंट भी वो प्रोजेक्ट ले लेता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास कैलेंडर है प्रोजेक्ट का, इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, जो यहाँ पे प्रपोजल है, यहाँ पे आप देख सकते हो सबमिशन ऑफ अ गाइड्स, बायोडेटा एंड प्रोजेक्ट प्रपोजल। ठीक है, ये जो है इस एड्रेस पे जाएगा, यानी कि रीजनल सेंटर पे जाएगा। ठीक है, ये ट्वाइस इन अ ईयर जाता है, आपका जो भी सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे हमारा सितंबर मंथ चल रहा है, तो अब जो अक्टूबर वाला मंथ आएगा उसमें सिनॉप्सिस जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको सबमिशन की डेडलाइन स्ट्रिक्टली फॉलो करनी होती है। ठीक है, प्रोजेक्ट यानी कि सिनॉप्सिस को गाइड की बायोडेटा के साथ ही आपको सबमिट करना होता है। वाइवा कंपलसरी होता है और बिना वाइवा के प्रोजेक्ट जो है हमारा पास नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो अप्रूवल है वो 30 डेज जो है, यानी कि सपोज आपने आज अपना प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस दिया तो 30 डेज के अंदर ही अंदर आपके पास एक अप्रूवल का लेटर आ जाएगा। यानी कि आपके पास मेल आ जाएगा कि आप उस लेटर को जाके कलेक्ट कर लो। तो आपको रीजनल सेंटर जाना है और उस लेटर को कलेक्ट कर लेना है, उस पर आपको पता चल जाएगा ये अप्रूव हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, इन केस अगर वो रिजेक्ट होता है तो आपको दोबारा मौका मिलेगा सबमिट करने का। ठीक है, अब जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो कॉपी है, ठीक है, वो इस ड्यूरेशन में सबमिट होती है। सपोज अब जैसे 5th सेमेस्टर वाले बच्चे हैं तो वो अक्टूबर में अपना सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे। उसके बाद यानी कि एमसीए में तो हमारा 3rd सेमेस्टर होता है और बीसीए में 5th सेमेस्टर। तो अब जो 3rd सेमेस्टर में बच्चे अक्टूबर में अपना सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे, उसके बाद जनवरी में उनको रिपोर्ट सबमिट करनी है। और जो उसकी ड्यूरेशन है वो ये रहेगी 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। ठीक है, जो सिनॉप्सिस 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर में अप्रूव हुआ है वो 1 जनवरी से 31 मार्च तक उसकी रिपोर्ट सबमिट होगी। ठीक है, वाइवा वगैरह जो है वो मई या फिर जुलाई में होता है। ठीक है, अगर आपने 1 जनवरी से 31 मार्च में स्लॉट वाले उसमें रिपोर्ट सबमिट की है, या फिर अगर आपने सितंबर वाले स्लॉट में सबमिट करी है तो आपका जनवरी से मार्च तक का स्लॉट होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका जो भी वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पे आते हैं, ये क्या है, ये जो है प्रोजेक्ट परफॉर्मा है। ठीक है, ये जो है ये फॉर्म आपको सिनॉप्सिस के साथ सबमिट करना होता है। इसमें आप देख सकते हो इसमें सारी स्टूडेंट की डिटेल है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द गाइड, आपने क्या क्या टूल सॉफ्टवेयर यूज़ करे हैं, उस गाइड की क्वालिफिकेशन क्या है, पीएचडी है, एमटेक है, प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है आपको अपना सिनॉप्सिस जो है केयरफुली सबमिट करना है, उसमें सब कुछ होना चाहिए जो भी यहाँ पे आपने मांगा है। मतलब कि यहाँ पे आपने, आप अपना जो भी देना चाहते हो, यानी कि आपके टूल्स हैं, आपकी अगर सपोज आपने जावा यूज़ किया है, आपने एचटीएमएल यूज़ किया है, आपने कोई भी बैकएंड में कोई टूल यूज़ किया है, वो सब आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो नीचे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो परफॉर्मा जो है वो स्टूडेंट ने और प्रोजेक्ट गाइड दोनों का साइन हुआ हुआ होना चाहिए।
बायोडेटा जो है प्रोजेक्ट गाइड का जो है उसके सिग्नेचर और डेट के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि बायोडेटा भी जाता है। सिनॉप्सिस जो है प्रोजेक्ट अप्रूवल, यानी कि सिनॉप्सिस भी जाएगा। ठीक है, सेल्फ एड्रेस एनवेलप। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं कि एक्चुअल में सिनॉप्सिस में होना क्या क्या चाहिए, सिनॉप्सिस की गाइडलाइंस क्या हैं। ठीक है, सिनॉप्सिस की जो गाइडलाइंस हैं उसमें कुछ चीज़ें कंपलसरी हैं होना, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव लिखे हैं जो स्टूडेंट को हेल्प करेंगे कि मतलब कि उसकी जो एबिलिटी है, मतलब कि उसके क्या क्या एरियाज में इम्प्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो SDLC, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, प्रॉब्लम डेफिनेशन, सिस्टम इनपुट्स आउटपुट्स, ये सब एक जस्ट एज अ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आपका क्या क्या मतलब कि किस चीज़ में आपको काम आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है प्रोजेक्ट का और प्रोजेक्ट गाइड का। ठीक है, सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस में कुछ चीज़ें होना ज़रूरी होता है, तो हम उसमें देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है वो रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम करें, जैसे कि इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेबोरेटरीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सॉफ्टवेयर कंपनी। ठीक है, स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है वो वर्क एरियाज में काम करें। ठीक है, बल्कि ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे ही काम करना है, आप नॉर्मल प्रोजेक्ट भी रख सकते हो, सपोज एन ई कॉमर्स वेबसाइट, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल, पाइथन, AI, काफ़ी चीज़ें हैं आजकल तो। ठीक है, अप्रूवल जो है उसका मैंडेटरी होता है, और जो गाइड, अगर हम प्रोजेक्ट गाइड की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके गाइड के पास जो है या फिर PhD होनी चाहिए या MTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, और उसे 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उसके पास वो नहीं है तो उसके पास BE, BTech या फिर MC, MSc की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के साथ, और उसके बाद 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, तभी वो आपके गाइड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि जब आप उसका बायोडेटा ऐड करोगे तब उसमें उसका बायोडेटा में उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और वो अभी कहाँ जॉब कर रहे हैं वो सब कुछ लिखा होगा, तो इसीलिए आपको केयरफुली अपना गाइड चूज करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट वर्क, यानी कि ये कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट का ही किया हुआ होना चाहिए। गाइड का रोल क्या होगा, वो बस स्टूडेंट को गाइड करेगा कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि टॉपिक सेलेक्ट करना है या फिर प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करना है, या फिर आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, या इनपुट आउटपुट, या फिर कोडिंग में कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, वाइवा के लिए तैयार करवाना है, ये जो है प्रोजेक्ट गाइड का रोल रहता है। तो आप प्रोजेक्ट गाइड को आप ये नहीं कह सकते कि हमें पूरा प्रोजेक्ट चाहिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट गाइड आपकी बस हेल्प करता है। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो अब यहाँ पे दे रखा है पॉइंट कि हमें प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मुलेशन कैसे कर, यानी कि आपके सिनॉप्सिस में क्या क्या होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो बच्चे मिस कर देते हैं। अगर आपने ये मिस कर दिया ना तो इसमें आप कि फिर ये चीज़ें आ जाती हैं, इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं हुई तो आपका सिनॉप्सिस जो है वो रिजेक्ट होने का डर रहता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको अपना सिनॉप्सिस दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो, मैंने हेल्थ हेवन पे बनाया था। ठीक है, MCA का ही ये सिनॉप्सिस है। यहाँ पे कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं। ठीक है, हेल्थ हेवन पे था, तो अब देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो यहाँ पे इसमें साफ साफ लिखा है सिनॉप्सिस ऑफ द प्रोजेक्ट प्रपोजल कवरिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोजेक्ट कैटेगरी, वो RDBMS पे है, ऊप्स पे है, नेटवर्किंग पे है, AI पे है, या फिर किसी और चीज़ पे है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको टूल्स, प्रॉब्लम डेफिनेशन, स्कोप, तो देखो हम अपना स्टेप बाय स्टेप अगर सिनॉप्सिस देखें, देखो सबसे पहले मैंने टाइटल लगाया, इंट्रोडक्शन लगाया, ऑब्जेक्टिव्स लगाए, प्रोजेक्ट कैटेगरी किस पे भी है, वो RDBMS है या क्या है, ऊप्स वगैरह हर चीज़ का मैंने वो दिया, मॉड्यूल की मैंने स्पेसिफिकेशन दी डिटेल वाइज। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना गैंट चार्ट लगाया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट्स में गैंट चार्ट और पर चार्ट इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, स्कोप एनालिसिस, कंप्लीट डेटाबेस टेबल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल नेटवर्क। ठीक है, फ्यूचर स्कोप, बिब्लियोग्राफी, तो देखो यहाँ पे गैंट चार्ट के बाद मैंने पर्ट चार्ट लगाया है। इनपुट और आउटपुट आपके प्रोजेक्ट के क्या रहेंगे, मैंने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, ये मेरा प्रोसेस लॉजिक था। ठीक है, DFD भी मैंने इसमें अटैच किया है। DFD के मैंने 2 लेवल अटैच किए हैं, बिकॉज हमेशा 2 लेवल तक आपको करना ही करना होता है। ये मेरा ER डाइग्राम है, ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर रहेगा।
ठीक है, मेरी स्टेप बाय स्टेप जो भी टेबल्स थी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं। अब मैंने टूल्स और प्लेटफॉर्म क्या क्या यूज़ किया है, तो मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट जावा सर्वलेट ये सब यूज़ किया था, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। देखो, फ्यूचर स्कोप और देन बिब्लियोग्राफी। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट का सिनॉप्सिस। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक चीज़ यहाँ पे अटैच होनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्या लिख रखा है, ये जो है आपका रीजनल डायरेक्टर यानी कि रीजनल सेंटर में आपका सबमिट होगा। ठीक है, जब आप पोस्ट कर रहे हो तो आपको अपने एनवलप पे ये टाइटल ज़रूर लिखना है। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो एक बार अप्रूव हो जाएगा तो वो 1 ईयर के लिए वैलिड है, यानी कि 2 स्लॉट्स के लिए। ठीक है, अगर आपका जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस स्लॉट में सबमिट आप नहीं कर पाते तो आपको नेक्स्ट उसमें सबमिट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, बस उसके लिए फ्रेश सिनॉप्सिस की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये सब गाइडलाइंस हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है। देखो, प्रोजेक्ट जो है आपका फाइनल सेमेस्टर 4 सेमेस्टर का पार्ट है। ठीक है, आपको जो प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है 3rd सेमेस्टर में सबमिट करने होते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट 4th सेमेस्टर में। ठीक है, अब अगर हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, और हाँ एक और ज़रूरी बात, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम लिखे थे। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे डायग्राम शो कर रहे हैं, डायग्राम, क्लास डायग्राम, गाइडलाइंस क्लियरली यही बोलते हैं कि आपको डायग्राम्स देना ही होगा, DFT, ER, गैंट चार्ट, पर्ट चार्ट। ठीक है, जैसे मैंने अपने सिनॉप्सिस में आपको DFD और ER डायग्राम्स दिखाए हैं और गैंट चार्ट दिया है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के लिए, तो ये सब आपको बनाना ज़रूरी है। इसके बिना प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है, कभी भी डायग्राम्स बनाना मत भूलना। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आती है हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की गाइडलाइंस। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसमें आप देख सकते हो ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए जो आपका अप्रूव परफॉर्मा था। अभी जो मैंने आपको परफॉर्मा दिखाया वो जो है आपका जब अप्रूवल आ जाएगा तो वो आपको मिल जाएगा आपके रीजनल सेंटर से, तो वो आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाना है, प्लस बायोडेटा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, वो भी आपको दिखा दूंगी कि क्या होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, CD ज़रूर लगती है। CD में क्या होता है, आपकी सारी फाइल्स होती हैं और प्लस आपने जब प्रोजेक्ट को रन किया तो आप उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब बात करते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की। 100 to 125 जो है पेजेस का होना चाहिए, और आप अगर इसमें ढंग से पढ़ो तो एक्सक्लूडिंग कोडिंग, कोडिंग को हटा के वो 100 से 125 पेज का होना चाहिए। ठीक है, कोडिंग को मिला के तो फिर काफ़ी पेजेस का होता है। जो मैंने स्टूडेंट्स की रिपोर्ट बनाई है उसमें 200 से 250 पेजेस का बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ें आपकी रिपोर्ट में होनी चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, यानी कि SRS वगैरह, और ये पर्ट चार्ट, गैंट चार्ट। अब मैं आपको साथ साथ अगर मैं अपनी रिपोर्ट भी दिखाऊं, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको सिनॉप्सिस अटैच करना है। ठीक है, अगर मैं सिनॉप्सिस को स्क्रॉल डाउन करके आपको डायरेक्ट रिपोर्ट से दिखाऊं, देखो यहाँ से आपकी रिपोर्ट स्टार्ट होती है। ठीक है, रिपोर्ट में सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, देन ऑब्जेक्टिव्स, देन सिस्टम एनालिसिस। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे लिखा था, सिस्टम एनालिसिस वगैरह, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड, पर्ट चार्ट, गैंट चार्ट, DFDs। तो देखो ये सब हम देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पर्ट चार्ट दिए, देन गैंट चार्ट, SRS पूरी, SRS के बाद यहाँ पे DFDs। ठीक है, पूरे लेवल तक देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ER डायग्राम आ गया, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम डिज़ाइन में इन्होंने दे दिया था मॉड्यूलाइजेशन डिटेल, डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट, डेटाबेस डिज़ाइन, यूज़र इंटरफेस, टेस्ट केसेस। तो ये सब देखो आप, डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट मैंने हर एक चीज़ की हेडिंग दिया ताकि उन्हें कोई भी मौका ना मिले रिजेक्ट करने का। डेटाबेस डिज़ाइंस वगैरह, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, टेस्ट केसेस तक मैंने हर चीज़ दी है, जो भी मैंने टेस्ट केसेस परफॉर्म किए थे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, देन 3rd लेवल में आती है कोडिंग। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कोडिंग में SQL कमांड्स, कंप्लीट प्रोजेक्ट की कोडिंग और कमेंट्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले SQL कमांड्स ही लिखी हैं, जो भी मेरी SQL की कमांड्स हुई थी, उसके बाद कंप्लीट प्रोजेक्ट की कोडिंग। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप किया, आप ध्यान से देखो, सेम हेडिंग्स लिखी हैं मैंने। ठीक है, कमेंट्स, डिस्क्रिप्शन, हर एक चीज़ वो लिखी हुई है। ठीक है, तो अगर हम कोडिंग को स्क्रॉल डाउन करें और हम नेक्स्ट पार्ट पे देखें, क्योंकि कोडिंग काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है,
देखो यहाँ पे मेरी आपकी कोडिंग एंड हो रही है, उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कोडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या क्या आएगा, कोड एफिशिएंसी, एरर हैंडलिंग, पैरामीटर्स, वैलिडेशन चेक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसमें हर एक चीज़ इंक्लूड करी है, एरर हैंडलिंग वगैरह, पैरामीटर्स, वैलिडेशन चेक्स, हर एक चीज़ इंक्लूड करी है। ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद आता है टेस्टिंग, टेस्टिंग टेक्निक्स, टेस्टिंग प्लान, टेस्ट रिपोर्ट्स, डिबगिंग, हर एक चीज़ इसमें भी इंक्लूड की है कि आपका टेस्टिंग वगैरह में क्या रहेगा, आपने सिस्टम को कैसे टेस्ट किया है, कोई बग तो नहीं आया, अगर कोई बग आया तो आपने उसको सॉल्व कैसे किया। ठीक है, देन सिस्टम सिक्योरिटी मेजर्स, देखो यहाँ पे सिस्टम सिक्योरिटी मेजर्स भी हैं। अब आती है इनपुट आउटपुट की स्क्रीन। इनपुट आउटपुट की स्क्रीन के बाद यहाँ पे आपको लिखा भी है तो आपको सैम्पल्स लेआउट लगाने हैं। तो ये मेरा प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिखता था, मैं स्टूडेंट्स को उनके लैपटॉप में भी करके दिखाती हूँ ये, ताकि वो वाइवा के टाइम पे ये पूरी साइट दिखा सकें और अपने आगे इंटरव्यू में कोई जॉब उसमें वो ये दिखा सके कि उन्होंने ये कैसे बनाया है। तो ये चीज़ मैं करके भी दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है आपको सिर्फ रिपोर्ट में ही मिलेगा। ठीक है, ये जो है फ्यूचर स्कोप है, देन बिब्लियोग्राफी। ठीक है, बिब्लियोग्राफी वगैरह, देन ठीक है, ये हमारी ये पोर्ट यहाँ पे ख़त्म होती है। ठीक है, सीडी लगाना मत भूलना। देन हाँ, आपकी रिपोर्ट जो है मैंने आपको बताया 100 to 120 पेजेस की होनी चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी जो है उसमें लगा हुआ होना चाहिए। प्रॉपर हार्ड बाइंडिंग करना, देखो यहाँ पे लिखा भी है, A4 उसमें होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोजल रिसीव होता है तो उसका अप्रूवल का वेट करना। ठीक है, देखो यहाँ पे हर एक चीज़ गाइडलाइन में छोटी उसमें लिख रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो अगर आपको डिटेल में एक एक लाइन पढ़नी है। धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। ठीक है, असेसमेंट वगैरह का भी इन्होंने दे रखा है, इवेलुएशन में वो क्या क्या पूछ सकते हैं। बेसिकली आपको अपनी रिपोर्ट में आपने जो भी बनाया ना उसका हर एक चीज़ आपको पता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, ये काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट है। ये आपको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाना ही लगाना है, गाइड के सिग्नेचर भी इसमें लगेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट जनरली खुद बनाना। ठीक है, प्रोफेशनल हेल्प लेनी है, लो। कॉपी पेस्ट को अवॉइड करना, अगर आप किसी से प्रोजेक्ट ले भी रहे हो तो ले लेना, लेकिन उससे उसकी उस प्रोजेक्ट में क्या क्या डिटेल्स यूज़ हुई हैं, उस प्रोजेक्ट को कैसे और क्या, थोड़ा ओवरव्यू ले लेना ताकि आपको वाइवा में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बिकॉज आजकल जॉब के चलते कोई भी खुद नहीं बना पाता, तो आई ऑब्वियसली अंडरस्टैंड। ये जो है इन्होंने कवर पेज दे रखा है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, ये कैसे है। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि एमसीए प्रोजेक्ट के गाइडलाइंस क्या कहते हैं। ठीक है, और सिनॉप्सिस और रिपोर्ट कैसे बनाना है। अगर आपको लगता है कि खुद से प्रिपेयर करना मुश्किल है, या आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं, या जॉब का स्ट्रेस है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है। ठीक है, तो आप मुझसे सिनॉप्सिस और रिपोर्ट ले सकते हो अप्रूवल गारंटी के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। प्लीज़ फ्रेंड्स, ठीक है, और अपने इग्नू एमसीए फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।